हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होगे और साइक वाइब्स पे आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी है इसको समझना, ठीक है, लेकिन स्कोरिंग है। हम वही चीज़ें पढ़ेंगे, जो वही उन्हीं टर्म्स को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ठीक है, सो जो जो भी हम टॉपिक यहाँ टर्म्स को क्लियर करेंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, एग्ज़ाम बेस्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन है क्या। ठीक है, कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कम्युनिकेशन क्या है, उसको जान ले अच्छे से। जब भी हम किसी चीज़ को शेयर करते हैं, लाइक नॉलेज, आइडियाज़, फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो वो एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है। लाइक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस, हम इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं तो वो कम्युनिकेशन में काउंट होता है। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, दो लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में हमेशा एक श्रोता और एक वक्ता ज़रूर होता है, एक सेंडर और रिसीवर ज़रूर होता है। ठीक है, तभी उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में हमेशा क्या होगा कि मैसेजेस का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस होगा। लाइक सेंडर को कुछ कहना है तो सेंडर किसी को कुछ क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे अपना मैसेज देना है रिसीवर को। ठीक है, कम्युनिकेशन में हमेशा मैसेजेस का ट्रांसफ़र होगा और एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी माना जाएगा जब रिसीवर उसको फीडबैक देगा। ठीक है, रिसीवर सेंडर को फीडबैक देगा, तभी उस प्रोसेस को कंप्लीट माना जाएगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना, नॉलेज को शेयर करना, फीलिंग्स को शेयर करना एक कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन को देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन में कि क्या होगा कि अपने मैसेजेस को, अपने थॉट्स को कन्वे करना, ठीक है, टू अदर पर्सन विदाउट एनी बैरियर और विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है वो। अब मैंने यहाँ पे दो टर्म्स को यूज़ किया कि बैरियर और मिसअंडरस्टैंडिंग। बैरियर का क्या मतलब है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और वहाँ पर आपके बैरियर आ जाता है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में बैरियर आ जाता है, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा वो? क्योंकि जैसे कि आप मान लो कि आप सेंडर हो और आपका जो फ्रेंड है वो रिसीवर है, रिसीव करने वाला। आपने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा, लेकिन वहाँ पर बैरियर आ गया, मीन्स रुकावट आ गई किसी चीज़ की, वहाँ पर शोर होने लग गया, या आपने अगर कॉल के थ्रू किया तो नेटवर्क इश्यूज आने लग गए, तो आपकी जो बात है वो आपके रिसीवर तक, मीन्स आपके फ्रेंड तक नहीं पहुंची, वहाँ पर बैरियर आ गया, रुकावट आ गई, तो वो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट वो कम्युनिकेशन ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने बात की कि मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपने फ्रेंड को या रिसीवर को कोई भी मैसेज भेज रहे हो और वो मैसेज उस तक गलत पहुंच जाता है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि आप जो बात उसे कहना चाहते थे वो बात उस तक नहीं पहुंची। मीन्स उसने कुछ और सुन लिया या उसने कुछ और समझ लिया, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखो तो द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग योर थॉट्स टू अदर पर्सन विदाउट एनी बैरियर और एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यू कैन से एनीथिंग विद दैट। ठीक है, एनीथिंग यू कैन से दैट कि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा या फिर वो आपके परफेक्ट कम्युनिकेशन का डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हम बात करते हैं कि हमेशा कम्युनिकेशन में एक सेंडर और एक रिसीवर होगा। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कौन बनाता है? कम्युनिकेशन को हमेशा इफेक्टिव बनाता है रिसीवर। अगर रिसीवर अपना फीडबैक नहीं देगा, लाइक आपने अपने फ्रेंड को कहा हाय, ठीक है, आपने उसे मैसेज भेजा, आपने उसे कहा हाय, ठीक है, अगर रिसीवर के पास वो मैसेज गया ही नहीं तो वो उसे फीडबैक नहीं देगा। अगर मैसेज चला गया तो वो कहेगा हेलो, ठीक है, सामने से। ठीक है, तो जब वो आपको फीडबैक देगा कि हाँ उस तक आपका मैसेज पहुंच चुका है और उसने रिप्लाई करा, तो वो आपका कम्युनिकेशन, जो रिसीवर ने फीडबैक दिया, तब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा और वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करता है हमेशा रिसीवर पे। ठीक है, कम्युनिकेशन में हमेशा ध्यान रखिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमेशा दो लोग होंगे, एक सेंडर और एक रिसीवर। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल थ्रू आउट द वर्ल्ड कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है।
थ्रू कॉल्स, थ्रू हम किसी भी मैसेज के थ्रू किसी से भी बात कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका है। सो दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ, अगर आप एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ढूंढ रहे हो तो प्रॉपर डेफिनेशन यही होगी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग योर थॉट्स टू अदर पर्सन विदाउट एनी बैरियर और बाय और विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर हम जो मेन देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल के बेस पे कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। अब वर्बल का क्या मतलब है? वर्बल का मतलब है जहाँ पे वर्ड्स का यूज हो, जहाँ पे लैंग्वेज का यूज हो, वो होता है हमारा वर्बल। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हम वर्ड्स के थ्रू बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो बोल के हो या लिख के हो। ठीक है। वर्बल के दो टाइप हैं, ओरल और रिटन। अब ओरल कम्युनिकेशन क्या होगा? जब हम बोल के बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने वर्ड्स के थ्रू हम किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है। अब वो फेस टू फेस भी हो सकता है और डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है। फेस टू फेस जब आप कहीं किसी के पास हो तो आप फेस टू फेस बात कर रहे हो। डिस्टेंस जब आप किसी से दूर हो तो थ्रू कॉल्स आप बात कर रहे हो, थ्रू मैसेजेस आप बात कर रहे हो। ठीक है। तो वो आपका हो गया फेस टू फेस और डिस्टेंस। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में जब आप वर्ड्स के थ्रू बात कर रहे हो तो आप रिटन कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, लाइक आप किसी को मैसेज भेज के बात कर रहे हो, या फिर आप मैसेज में आप वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे हो, तो आपका वो रिटन कम्युनिकेशन हो गया। और सॉरी, ओरल कम्युनिकेशन हो गया। और आपका रिटन कम्युनिकेशन हो गया जब आप व्हाट्सएप के थ्रू या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे हो, तो वो आपका कम्युनिकेशन हो गया रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब आप किसी से विदाउट वर्ड्स बात कर रहे हो, मीन्स जेस्चर के थ्रू बात कर रहे हो, टचिंग के थ्रू बात कर रहे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं पीठ पे आके ऐसे हाथ रख के बोलते हैं हेलो, मतलब उनका तरीका होता है अलग, तो वो ऐसे, मतलब उनके बात करने का अलग तरीका होता है। लाइक मतलब कुछ लोग टचिंग के थ्रू बात करते हैं कि लाइक हैंड शेक करके ऐसे हाथ दिखा के। तो इस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें जेस्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस, उसके बेस पे हमारे दो कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप प्रोफेशनली किसी के सामने बैठे हो और बात कर रहे हो, लाइक आपके बॉस हो गए, आपके टीचर्स हो गए, जिसमें आप फॉर्मेलिटी करते हो। ठीक है। जिसमें आप उनको सर या मैडम कह के संबोधित करते हो कि मीन सर और मैम ऐसे करके संबोधित करते हो, आप उनसे बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो। जैसे आप उनसे जैसे बात करते हो, आप अपने फ्रेंड से वैसे बात नहीं करते। लाइक फॉर्मली आप उसे फॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर देते हो, वो होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप इनफॉर्मली किसी से बात कर रहे हो, आपके वहाँ पे आप फॉर्मेलिटी को इंक्लूड नहीं करते, लाइक सर और मैडम इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। ठीक है। जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो आप बिल्कुल फ्रैंक होके उनसे बात करते हो, लाइक बहुत अच्छे से, मीन्स आप बहुत उनसे घुल मिल जाते हो, और आप उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप ये सोचते हो। ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, और मास कम्युनिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। तो इंट्रापर्सनल क्या होता है? जब आप सिंगल, ठीक है, अपने आप से बातें कर रहे हो, तो वो होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। इंट्रापर्सनल क्या होता है? जब हम खुद से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो वो होगा। तो इस तरीके से जब आप अपने आप से कम्युनिकेट करते हो या अपने आप से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, अपने आप से बातें करने की कोशिश करते हो, तो वो कम्युनिकेशन आपका होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। राइट। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जब आप दो लोग इन्वॉल्व हो, इंटर, ठीक है, इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब वर्ड्स का इंटरचेंज हो रहा है, आप बातों का इंटरचेंज हो रहा है, फीलिंग्स थॉट का इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है। तो दो लोग जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएं वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
ग्रुप कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग कम्युनिकेट कर रहे हों, मीन्स बल्क में लोग ना हों, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ज़्यादा, मीन्स 2 से ज़्यादा जब लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में ग्रुप्स में, तो वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब बल्क में बहुत सारे लोग जो सेंडर भले ही एक हो लेकिन जो रिसीवर हों वो बहुत सारे हों, तो वो कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसमें सेंडर एक ही होता है या एक या दो होते हैं, लेकिन जो रिसीवर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बल्क में होते हैं, तो वो कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि आप न्यूज़ देखते हो तो जो एंकर है वो बोलने वाला एक ही है, बट जो उस न्यूज़ को सुनने वाले रिसीवर्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो वो कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ये चार्ट के थ्रू बताया गया कि टाइप्स ऑफ कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, तो एक बार एक रिवाइज कर लेते हैं कि बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल नॉन वर्बल और वर्बल होता है। वर्बल में 2 पार्ट्स होते हैं, ओरल और रिटन। ओरल में भी 2 तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, फेस टू फेस या फिर डिस्टेंस थ्रू कॉल। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस 2 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल में जब आप फॉर्मेलिटी के थ्रू बात कर रहे हो, लाइक प्रोफेशनली आप किसी के सामने जा रहे हो या बात कर रहे हो, लाइक अपने बॉस के आगे, अपने टीचर्स के आगे। और इनफॉर्मल जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, एज फ्रेंड्स आप कैसे भी तरीके से उनसे बात कर सकते हो, तो वो है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब बनता है उसके पॉइंट्स दे रखे हैं कि आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव क्या क्या चीज़ें बनाती हैं। एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के तरीके, एक कम्युनिकेशन को कब कब हम ये कहेंगे कि वो एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव हमेशा आप याद रखिएगा कि एक रिसीवर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कि अगर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि सेंडर और रिसीवर में से कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कौन बनाता है, तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव रिसीवर बनाता है, क्योंकि वो हमेशा मैसेज को लेकर फीडबैक देता है। अगर फीडबैक के बिना आपका जो कम्युनिकेशन है वो पूरा नहीं होगा और वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर हम जैसे सेंडर है और रिसीवर है, सेंडर ने अपना एक मैसेज दिया, अगर वो प्रॉपर मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंचा तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगा जब आपने जो मैसेज भेजा वो पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ रिसीवर के पास गई और रिसीवर ने उसका प्रतिक्रिया दी, फीडबैक दिया। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको क्लैरिफाई करेंगे कि वो पॉइंट्स क्या बताते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ऑब्जर्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ भेजी, लाइक आप सेंडर हो और आपका फ्रेंड रिसीवर है, ठीक है, सो आप दोनों में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जो सेंडर है वो अपनी बात को अच्छे से रख सके और जो रिसीवर है उसकी बात को अच्छे से समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है कि क्लैरिटी और ब्रेविटी, आपके जो भी वर्ड्स हैं उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप जो भी चीज़ बोल रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। जैसे कि अब कोई पर्सन है उसे हिंदी नहीं आती, लेकिन आप उसे हिंदी में कुछ बोल रहे हो, तो वो वहाँ पर कम्युनिकेशन की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहा, आपके उसके लिए आपके वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसे आपकी लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए और उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर होते हैं। ठीक है, सेंडर मीन्स जो बोल रहा है, रिसीवर जो उस चीज़ को ले रहा है। जब तक अगर मान लीजिए अगर एक सेंडर है और रिसीवर है, अगर दोनों लोग ही बोलने लग जाएंगे तो सुनने वाला कौन होगा। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमेशा 2 लोग होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि आपके वर्ड्स में, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। लाइक आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसको डांट डांट के कुछ समझा रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो नहीं सीखेगा, वो आपकी बात को नहीं समझेगा। ठीक है, आपके वर्ड्स में ऐसा होना चाहिए कि आप उस पर्सन के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करके आप उसे वो चीज़ समझा दो, कम्युनिकेट कर लो, लाइक उसका ईगो भी हर्ट ना हो और आप उसे अपनी बात कह भी दो। ठीक है, सो आपके वर्ड्स में एम्पैथी होनी चाहिए, लाइक आपके बिहेवियर में एम्पैथी होनी चाहिए, ताकि आप सामने वाला आपको ये ना समझे कि अरे ये तो मुझे ऐसे समझा रहा है।
सो मतलब आपके जो बिहेवियर है उसमें एम्पैथी होनी चाहिए, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपके कम्युनिकेशन को वो इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हो उसमें आपका कॉन्फिडेंस झलक रहा होना चाहिए कि हाँ मैंने जो मैसेज भेजा है वो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, करेक्ट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बात करते वक्त हाथों को हिलाते हैं या फिर कम्युनिकेट करते वक्त कुछ जेस्चर्स बनाते हैं, तो वो भी हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, मीन्स मोर अट्रैक्टिव बनाता है और आपकी बात को बहुत अच्छे से समझने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ राइट मीडियम। अगर आपने राइट मीडियम नहीं चुना, ठीक है, सिलेक्शन, राइट मीडियम का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आप और आपका फ्रेंड बहुत दूर दूर हैं और आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया बट नेटवर्क इश्यूज हैं, मीन्स राइट मीडियम उस टाइम पे नहीं है, ठीक है, और आपने राइट मीडियम का सिलेक्शन नहीं किया, ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी बात वहाँ तक नहीं जा पाएगी क्योंकि नेटवर्क इश्यूज हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कि वहाँ पर राइट मीडियम हो, ठीक है, राइट मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, जैसे कि मैंने पहले कहा कि फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फीडबैक हमेशा कौन देगा, रिसीवर देगा। फीडबैक आप ज़रूरी है याद रखिए, ये बहुत बार जो है पेपर्स में भी पूछा गया है कि फीडबैक जो है वो कौन देता है, फीडबैक हमेशा रिसीवर देता है। सेंडर हमेशा मैसेज सेंड करता है और फीडबैक हमेशा रिसीवर देता है। तो रिसीवर जो है वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है क्योंकि वो फीडबैक देता है, ठीक है। सो ये थे कुछ 9 पॉइंट्स जो कि आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो एडिशनल है, मीन्स आपका कम्युनिकेशन अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, जब वो छोटा हो और बिल्कुल मतलब एक्यूरेट हो, ठीक है, छोटा होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत लंबी लंबी बातें बोल दी लेकिन जो पर्सन है सामने वाला रिसीवर है उसको समझ नहीं आई। जब जो पॉइंट टू पॉइंट हो, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जो है वो जो भी आप अपनी बात बताना चाहते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट है तो वो इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है बैरियर, ठीक है। बैरियर क्या होता है, बैरियर होता है रुकावट, ठीक है। बैरियर मीन्स रुकावट किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो नॉइज हो, नेटवर्क इश्यूज हो या अदर कोई बैरियर हो। मीन्स अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई बैरियर है, कोई रुकावट है जिसकी वजह से सेंडर जो है अपना जो मैसेज है वो रिसीवर को नहीं दे पा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन में एक रुकावट है, बैरियर है और आपका कम्युनिकेशन खराब कर सकता है, इफेक्टिव नहीं होने देगा, ठीक है, बैरियर हमेशा, ठीक है। मीन्स इफ अ सेंडर सेंड्स अ मैसेज थ्रू द चैनल, अगर सेंडर ने मैसेज सेंड किया थ्रू चैनल, जो मैसेज है वो हमेशा एक चैनल के थ्रू जाएगा, ठीक है, बट मैसेज कैन नॉट बी रिसीव्ड बाय रिसीवर, जो मैसेज है वो रिसीव नहीं हुआ रिसीवर के थ्रू, रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव नहीं किया, आपने तो मैसेज भेज दिया लेकिन आपके फ्रेंड ने वो मैसेज रिसीव नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज थे, कुछ शोर आ रहा था, नॉइज आ रही थी या कोई अदर बैरियर, कोई अदर कारण था, मीन्स कि आपने कॉल किया और उसने रिसीव नहीं किया। तो इस तरीके का जो भी बैरियर्स होते हैं वो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनाते हैं। तो बैरियर्स भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है ट्रांजिशनल मॉडल। ट्रांजिशनल मॉडल क्या होता है, ठीक है। जो सोर्स है, सोर्स मीन्स जो सेंडर है, जो मैसेज को सेंड कर रहा है, सबसे पहले जो सोर्स है वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन में सेंडर जो है वो मेन पार्ट है, ठीक है, जो कि मैसेज को क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर मुझे अपना मैसेज देना है अपने फ्रेंड को तो मैं अपने दिमाग में एक मैसेज सोचूंगी पहले, ठीक है, कि मुझे क्या बोलना है। नेक्स्ट चीज़ है कि उस मैसेज को बोलने के बाद मैं एनकोड करूंगी अपने मैसेज को, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे ये बताया गया कि एनकोडिंग पहले होती है, मैसेज बाद में होता है, लेकिन कि जब आपके पास मैसेज ही नहीं होगा तो आप एनकोड क्या करोगे, ठीक है। सो सेंडर जो है वो मैसेज को क्रिएट करता है, पहले वो अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे बोलना क्या है, ठीक है। अगर आपको अपने फ्रेंड से मैसेज भेजना है या फिर हाय बोलना है या फिर कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में मैसेज सोचोगे ना, सबसे पहले आप एक आइडिया क्रिएट करोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ बोलनी है, ठीक है, तभी तो आप उसको एनकोड करोगे एज अ फॉर्म ऑफ मैसेज इन व्हाट्सएप, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट कर रहे हो तो टेक्स्ट में, तभी तो आप उस चीज़ को एनकोड करोगे जब आपके पास मैसेज होगा। तो सबसे पहले आएगा हमारा सोर्स, ठीक है,
उसके बाद हमने एक मैसेज को क्रिएट किया, हमने एक मैसेज बनाया कि मुझे ये चीज़ बोलनी है, ठीक है। देन उसके बाद आएगा एनकोडिंग, मैं उस मैसेज को लिखूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजना है तो मैं उसको एनकोड करूंगी, फिर मैं अपने मैसेज को एनकोड करूंगी। तो पहले आएगा सेंडर सोर्स, ठीक है, जो सोर्स है जो मैसेज को बना रहा है, फिर आएगा मैसेज क्रिएट किया मैंने, उसके बाद मैंने उस मैसेज की एनकोडिंग की अपने व्हाट्सएप पे, फिर मैंने उस चैनल के थ्रू, मीन्स व्हाट्सएप एक चैनल है, ठीक है, चैनल माध्यम मेरा कौन है, व्हाट्सएप, ठीक है। तो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किसको दिया, रिसीवर को, मेरा मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया थ्रू चैनल, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। अब जो रिसीवर है वो उस मैसेज को डीकोड करेगा, ठीक है, मैसेज को डीकोड करेगा, कौन करेगा, रिसीवर, ठीक है। जैसे सेंडर ने एनकोडिंग किया वैसे ही रिसीवर उसको डीकोड करेगा, और फिर रिसीवर जो है वो आपको फीडबैक देगा, ठीक है, सेंडर को फीडबैक देगा, तब आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होगा। ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन हो रहा है, आपकी जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, उसका ट्रांजिशन हो रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट मेन बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि सेंडर हमेशा मैसेज को क्रिएट करेगा, उसके बाद एनकोड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंक्रोनस क्या होता है और एसिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस होता है जब सेंडर और रिसीवर दोनों प्रेजेंट हो एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो पर्सन भी प्रेजेंट होता है, और आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप भी प्रेजेंट हो। तो सेंडर और रिसीवर जो बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों प्रेजेंट हैं। तो एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन अगर दोनों लोग प्रेजेंट है, सेंडर और रिसीवर, तो वो कम्युनिकेशन हो गया सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, जब सिर्फ सेंडर प्रेजेंट हो, और इसमें जरूरी नहीं है कि रिसीवर भी प्रेजेंट हो कम्युनिकेशन के टाइम पे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ओनली सेंडर प्रेजेंट, नॉट नेसेसरी दैट रिसीवर इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, कि सेंडर तो प्रेजेंट है पर ये जरूरी नहीं है कि रिसीवर भी उस टाइम पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन क्या होता है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है डायडेक्टिक कम्युनिकेशन। डायडेक्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन, जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर ये है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन, डायडेक्टिक कम्युनिकेशन को आप रिलेट कर सकते हो क्लासरूम कम्युनिकेशन से, कि जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो डायडेक्टिक कम्युनिकेशन है, ठीक है। सो ये था डायडेक्टिक कम्युनिकेशन के बारे में इम्पॉर्टेंट टर्म, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, सेंडर और रिसीवर का, ठीक है। सेंडर जो मैसेज को क्रिएट करेगा और रिसीवर जो मैसेज को डिकोड करके फीडबैक देगा। सो सेंडर ने अपना मैसेज क्रिएट किया, सबसे जो पहला जहाँ पे स्टार्टिंग होगी कम्युनिकेशन की, तो सेंडर होना बहुत ज़रूरी है। सेंडर क्या करेगा कि सोचेगा कि मुझे क्या मैसेज देना है, सेंडर जो है वो आइडिया क्रिएट करेगा, फीलिंग मीन्स थॉट क्रिएट करेगा कि मुझे ये चीज़ बतानी है रिसीवर को, और वो अपना मैसेज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सेंडर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है सेंडर, सेकंड है रिसीवर, सेकंड है मैसेज, ठीक है, मैसेज को क्रिएट करेगा, फिर वो मैसेज को एनकोड करेगा। लाइक अगर आप कॉल के थ्रू कर रहे हो तो आप पहले सेंडर हो, ठीक है, आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ बोलनी है, फिर कॉल करके आप उस चीज़ को बोलोगे, राइट। तो कॉल करके मतलब जो आप कॉल करके उस चीज़ को बोल रहे हो वो एनकोड कर रहे हो, आप अपने मैसेजेस को एनकोड कर रहे हो, अपनी बातों को बोल रहे हो मोबाइल में, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपका जो फ़ोन है वो आपका मीडियम हो गया। अगर आप अपने रिसीवर से मीन्स अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो वो आपका चैनल क्या हो गया, आपका फ़ोन। रिसीवर आपका फ्रेंड हो गया जो आपकी बात को सुन रहा है, ठीक है। और डीकोडिंग, रिसीवर क्या करेगा, उस आपने जो भी बातें बोली हैं उसको डीकोड करेगा, उसे समझेगा और आपको फीडबैक देगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर अगर नॉइस आ जाती है, ठीक है, एनकोडिंग के टाइम पे, चैनल के टाइम पे, और रिसीवर जब वो बात सुन रहा है उस टाइम पे, तो नॉइज आ जाती है, तो वो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, तो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में रुकावटें पैदा कर सकता है कौन, नॉइज, ठीक है। सो अगर इसको हम एक बार और सम अप करके रिवाइज करना चाहें तो ये होगा कि अगर मान लो आपको अपने फ्रेंड को मैसेज भेजना है, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, तो मीन्स आप ऐसे मान सकते हो कि आप सेंडर हो, ठीक है,
आपने एक मैसेज को क्रिएट किया, ठीक है, आप सेंडर हो, आपने एक मैसेज को क्रिएट किया कि मुझे अपने फ्रेंड को ये मैसेज भेजना है, हाय, ठीक है। देन मैंने उस मैसेज को व्हाट्सएप पे टाइप किया, तो मैंने अपने मैसेज को एनकोड कर दिया, ठीक है। अब मेरा चैनल क्या है, व्हाट्सएप, ठीक है। तो मैंने अपने चैनल के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा, हाय, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने वो मैसेज रिसीव कर लिया, तो वो मेरा फ्रेंड क्या है, रिसीवर है। देन मेरे फ्रेंड ने मैसेज को डिकोड किया, ठीक है, मेरे हाय वर्ड को डिकोड किया कि अच्छा उसने मुझे हाय बोला। तो अब वो रिसीवर क्या करेगा, फीडबैक देगा, उसको कहेगा हेलो, ठीक है। और उसने मुझे फीडबैक दिया, ठीक है, आपको मीन्स आपको फीडबैक दिया आपके फ्रेंड ने, तो रिसीवर ने सेंडर को फीडबैक दिया, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। मीन्स ये कंप्लीट कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे मेन बात यह है कि नेक्स्ट जो टर्म है वो है कि जेस्चर के थ्रू जब आप किसी से बात करते हो, वो कम्युनिकेशन क्या होता है, काइनेसिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन सबसे पहले किसने दिया था, रे एल बर्डविस्टेल ने, ठीक है, हु फाउंडेड काइनेसिक्स, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं और पोस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना। अब हैप्टिक कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, काइनेसिक्स में आप जेस्चर के थ्रू, पोस्चर के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हो। हैप्टिक्स में आप क्या करते हो, थ्रू स्टडी बाय टचिंग, ठीक है, स्टडी ऑफ टचिंग, ठीक है। जब आप टच के थ्रू सीखते हो, कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, वो है टचिंग के थ्रू कम्युनिकेट करना, वो है हैप्टिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ स्पेस, कि आप अपने फ्रेंड से कितनी दूरी पे खड़े होके बात कर रहे हो, वो भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है, ठीक है। प्रॉक्सिमिक क्या है कि आप कितनी दूरी पर हो अपने फ्रेंड से, या आप कम्युनिकेटर से या रिसीवर से, या सेंडर और रिसीवर के बीच में कितना गैप है, ठीक है। स्पेस है, प्लेस, उनका प्लेस क्या है, कितनी दूरी पर वो खड़े हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रेजेंस ऑफ गेट कीपर, ठीक है, मैसेज डू नॉट रीच द ऑडियंस इन रॉ फॉर्म। जो भी मास कम्युनिकेशन में, जब जैसे कि मैं अभी आपको ये बता रही हूँ, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो रॉ फॉर्म में नहीं जा रही है, लाइक मैं अभी बोल रही हूँ, फिर इसमें मैं थोड़ा एडिटिंग करूँगी या जो भी करूँगी, फिर वो मैं आपको यूट्यूब के थ्रू मैं वहाँ पे अपलोड करूँगी, तब जाके आपके पास ये आएगा, तो ये रॉ फॉर्म में नहीं जा रहा है आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कम्युनिकेशन में, ठीक है, मैसेज जो है वो ऑडियंस के पास रॉ फॉर्म में नहीं आता, पार्ट ऑफ जो कि मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। फर्स्ट ये किसने दिया था, कुर्ट ल्यूविन ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि प्रेजेंस ऑफ गेट कीपर, कम्युनिकेशन में प्रेजेंस ऑफ गेट कीपर, ये टर्म किसने दिया था, कुर्ट ल्यूविन ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कम्युनिकेशन एज अ शेयरिंग प्रोसेस, ठीक है, कम्युनिकेशन को एक शेयरिंग प्रोसेस किसने कहा था, बैन एंड हॉकिन ने, ठीक है, 1996। बैन एंड हॉकिन ने 1996 में कम्युनिकेशन को ये कहा था कि ये एक शेयरिंग का प्रोसेस है। मींस हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान, शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, शेयरिंग, ठीक है। तो ये टर्म किसने दिया था, बैन एंड हॉकिन ने 1996 में। नेक्स्ट जो टर्म है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, अब ये यहाँ पे एरो तो लगे हुए हैं, लेकिन इन एरो का ये मतलब नहीं है कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में हम साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, कोड्स के थ्रू और कलर के थ्रू हम बात करते हैं, ठीक है, जेस्चर्स के थ्रू हम बात करते हैं, तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो टर्म है कि डेनोटेटिव मीनिंग और कॉनोटेटिव मीनिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जब हम किसी वर्ड का ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है, वो होता है डेनोटेटिव मीनिंग, ठीक है। सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ वर्ड होता है कॉनोटेटिव मीनिंग, ठीक है। जब आप सब्जेक्टिवली किसी चीज का, मीन्स बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करके कोई चीज को बता रहे हो तो कॉनोटेटिव मीनिंग है, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हो तो डेनोटेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिंपल टर्म्स में ये टेबल दिया हुआ है ताकि इजीली आप उस चीज को याद कर सको। तो क्रोनिमिक्स, ठीक है, क्रोनिमिक्स क्या होता है कि जहाँ पे हम टाइम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम अपने कम्युनिकेशन में टाइम का यूज कर रहे हैं, लाइक आपकी कोई मीटिंग है और आपने बोला कि मेरी 10 बजे मीटिंग है और आप लेट हो गए, तो ये आपका लेट जो है वो आपके बिहेवियर को दर्शाता है, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन मीन्स इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, क्रोनिमिक्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ परसेप्शन ऑफ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंस टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज पंचुअलिटी और लैक ऑफ देयर ऑफ, ठीक है।
arriving at 10:30 for a meeting schedule or for 10 for instance indicate the attitude towards that meeting or person being met. ठीक है, perception of time differ from person to person, from culture to culture. ठीक है, like जैसे कि अगर आप किसी मीटिंग में हो, ठीक है, इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, ठीक है, 10 बजे का टाइम है और लेकिन आप 10:30 बजे जाते हो, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो आपके बिहेवियर या आपके एटीट्यूड को दिखाएगा कि आप उस कम्युनिकेशन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहते या इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो आपके बिहेवियर को दर्शाता है आपका कम्युनिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स टाइम वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. कल्चर टू कल्चर ये वेरी करता है. जैसे कि कंट्री दैट फॉलोज मोनोक्रोनिक टाइम परफॉर्म ओनली वन मेजर एक्टिविटी एट अ टाइम. मोनोक्रोमिक का मतलब क्या है कि जब जो पर्सन है, ठीक है, जो ये टाइम का जो इफेक्ट है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है. टाइम जो है वो वेरी करता है. जैसे कि जैसे मोनोक्रोनिक टाइम मीन्स एक ही टाइम पे आप एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो. एक कंट्री है जहाँ पे आप एक टाइम पे एक चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, तो वो हो गया आपका मोनोक्रोनिक टाइम. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. कंट्री दैट फॉलो पॉलीक्रोनिक टाइम. पॉलीक्रोनिक टाइम का क्या मतलब है कि एक ही टाइम पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है, एक ही टाइम पे आप बहुत ही सारे टास्क कर रहे हो, तो वो आपका हो गया पॉलीक्रोनिक टाइम. ठीक है, तो ये था आपका क्रोनिमिक्स का टू टाइप्स. क्रोनिमिक्स के टू टाइप्स थे, मोनोक्रोनिक और पॉलीक्रोनिक टाइम. ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है कि हैप्टिक्स. ठीक है, हैप्टिक्स क्या होता है? बॉडीली कॉन्टेक्ट थ्रू टचिंग. ठीक है, टच के थ्रू आप अपनी बात को कहते हो. जैसे कि मैंने अभी ये बताया था कि आप किसी के कंधे पे हाथ रख के, कुछ लोगों की आदत होती है कि बात करने की और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की. जैसे हैप्टिक्स रेफर टू द यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन सिचुएशन. कम्युनिकेट करते वक्त मीन्स कंधे पे हाथ रखना या इस तरीके की चीज़ें करना, तो ये हैप्टिक्स में आता है. कि बॉडी कॉन्टेक्ट से आप बता रहे हो कि हाँ, मीन्स हैंड शेकिंग करना, पैटिंग करना. ठीक है, ये whom we touch and where and when we touch them can convey important message about relationship. मीन्स आप बहुत क्लोजली किसी से हक करके फिर अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, तो वो एक दिखाता है कि आप उस चीज़ में, आप कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हो. द मीनिंग ऑफ टच अकॉर्डिंग टू आर्गले इज दैट एन इंटरपर्सनल बॉन्ड इज बीइंग ऑफर्ड एंड एस्टैब्लिश्ड. मीन्स एक इंटरपर्सनल बॉन्ड इस्टेब्लिश हुआ है. लाइक आप इस तरीके से हर किसी से बात नहीं करते, लाइक अपने फ्रेंड से बात करते हो या जो क्लोज वन होते हैं उन्हीं से बात करते हो. तो हैप्टिक्स क्या होता है कि थ्रू टच हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो चीज़ आती है हैप्टिक्स में. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है प्रॉक्सिमिस. प्रॉक्सिमिस जैसे मैंने आपको बताया कि कितना डिस्टेंस है आपके बीच में और सेंडर और रिसीवर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताता है. ठीक है, स्टडी ऑफ पीपल्स यूज ऑफ स्पेस. ठीक है, हम किस स्पेस पे रह के बात कर रहे हैं. लाइक यहाँ पे जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि पिंक सर्कल में इंटीमेट. ठीक है, लाइक आप बहुत क्लोजली आके किसी से बात कर रहे हो, लाइक 0.5 सेंटीमीटर्स एंड ऑल 45 0 से 15 टू 45 सेंटीमीटर्स में के बीच में आप बात कर रहे हो, या पर्सनल स्पेस में आप बात कर रहे हो, लाइक 120 मीटर्स में. ठीक है, तो इस तरीके से लाइक सोशल. ठीक है, येलो जो दिखा रहा है, येलो लाइन, ठीक है, कि इतने स्पेस पे रहोगे तो वो सोशल है, और उससे भी ज़्यादा स्पेस में अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हो तो वो है आपका पब्लिक. ठीक है, सो ये डेफिनेशन किसने दी थी? एडवर्ड टी हॉल ने दी थी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि एडवर्ड टी हॉल ने, के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि एडवर्ड टी हॉल ने ये डेफिनेशन दी थी कि स्टडी ऑफ पीपल्स यूज ऑफ स्पेस एज अ स्पेशल एलैबोरेशन ऑफ कल्चर. नेक्स्ट बात है काइनेसिक्स. काइनेसिक्स क्या होता है? जब हम थ्रू जेस्चर्स के थ्रू हम बात करते हैं, जेस्चर्स के थ्रू हम अपने फिजिकल बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है काइनेसिक्स. ठीक है, सो द नेम गिवन टू स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट्स. बॉडी के फिजिकल मूवमेंट्स को जब स्टडी किया गया और ये पाया गया कि इस तरीके से भी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, तो ये टर्म सामने आई. ठीक है, कंसिडर टू बी एन इंटेलिजेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन. बहुत ज़्यादा मीन्स इंटेलिजेंट वे है कम्युनिकेट करने का, लाइक जेस्चर्स के थ्रू. The study of the way in which certain body movements and gestures serves as a form of non-verbal communication. ये non-verbal communication है क्योंकि words के थ्रू नहीं है, gestures के थ्रू हम इसमें बात कर रहे हैं.
बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स रिगार्डिंग एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी मूवमेंट्स और जेस्चर्स जो हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आते हैं और ये इफेक्टिव बनाते हैं कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट वे है अपनी बात को कहने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मीन्स बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप कोई चीज़ को बात करते हो, ठीक है। जैसे पैरा लैंग्वेज मीन्स आपकी पिच, वॉल्यूम, रेट, पॉजेज आप कहाँ कहाँ पे दे रहे हो, नॉन इन्फ्लुएंसेस और साइलेंसेस, आप कहाँ पे चुप हो रहे हो, कहाँ पे बोल रहे हो, कहाँ पे हाई पिच रख रहे हो, कहाँ पे लो पिच रख रहे हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो पैरा लैंग्वेज में आता है, ठीक है, पैरालिंग्विस्टिक में आता है, ठीक है। फिर है ऑल्फैक्शन और गस्टेशंस। गस्टेशंस मीन्स थ्रू स्मेल, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था जहाँ पे मैंने छोटे छोटे मीन्स एक टेबल फॉर्म में बनाया था, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे है गस्टेशन, गस्टेशंस मीन्स थ्रू स्मेल, ठीक है। जब हम स्मेल के थ्रू, ठीक है, जब हम गस्टेशन का क्या मतलब है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में जब स्मेल इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। लाइक हम कभी किसी से बात करते हैं तो जो उसकी स्मेल है, ठीक है, हमें मीन्स जो किसी ने कोई परफ्यूम यूज किया या कुछ भी ऐसा यूज किया तो उस चीज से हमारा जो मीन्स कहते हैं कि कम्युनिकेशन को याद दिला देता है या मेमोरी को याद दिला देता है स्मेल, ठीक है, ऑल्फैक्शन, ठीक है। तो इसमें माइंड और हमारे जो न्यूरॉन्स है इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम गस्टेशंस में कहते हैं जहाँ पे स्मेल के थ्रू जो है कम्युनिकेशन को और ज़्यादा वो चीज़ इफेक्टिव बना देती है, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं पर्सनल अपीयरेंस, फर्स्ट इंप्रेशन, बेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आती हैं, वोकैलिक्स आते हैं, टोन क्या है, वॉल्यूम क्या है, रेट, पिच, इन्फ्लेक्शंस क्या है। काइनेसिक्स में आता है बॉडी जेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट जो आता है वो काइनेसिक्स में आता है, ठीक है। प्रॉक्सिमिस में आता है स्पेस, इंटीमेट यह है, पर्सनल है, सोशल है, पब्लिक है, कितना है, ठीक है, कि जितना जितना गैप है दो पर्सन्स के बीच में वो आता है, ठीक है। इंटीमेट में आपका जो स्पेस है वो कम होगा कम्युनिकेट करते वक्त, पर्सनल में थोड़ा ज़्यादा होगा, सोशल में उससे ज़्यादा होगा, पब्लिक में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉक्सिमिस में स्पेस का दिया हुआ है कि कम्युनिकेट करते वक्त स्पेस कितना ज़्यादा है, ठीक है। हैप्टिक्स में आपका टच आता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी जो टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हैप्टिक्स में टच आता है तो हाउ टू होल्ड, ठीक है, होल्डिंग हैंड्स, हगिंग, किसिंग, ये सब आता है आपका हैप्टिक्स में, ठीक है। क्रॉनिमिक्स आता है, क्रॉनिमिक्स में आता है मोनोक्रॉनिमिक और पॉलीक्रॉमिक, ठीक है, सॉरी, मोनोक्रॉमिक और पॉलीक्रॉमिक मीन्स एक ही टाइम पे आप एक टाइम पे एक चीज कर रहे हो, ठीक है, तो वो आ गया आपका मोनोक्रॉमिक। और एक टाइम पे आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो तो अब वो आपका आ गया पॉलीक्रॉमिक, ठीक है। फिर है आर्टिफैक्ट, ड्रेसअप, ठीक है, क्लोथिंग और ज्वेलरी, ठीक है। आर्टिफैक्ट, ये आर्टिफैक्ट्स में आता है कि किसी पर्सन ने किस तरीके का ड्रेसअप किया हुआ है और वो उसके बात करने का तरीका, तो ये सब आर्टिफैक्ट्स में आता है, ठीक है। सो दैट्स इट, ये था हमारा कम्युनिकेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को ही हाईलाइट करके इस वीडियो में सम अप किया है, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था, जो भी मैंने यहाँ पे टर्म्स आपको बताई हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप हर एक टर्म को अच्छे से यूज़ करिए, यूटिलाइज करिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहें इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको कुछ लगा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।